नमस्कार छात्रों, आपके अपने चैनल हिस्ट्री बाय ए कुमार में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रहा हूं। किन्हीं कारणों मैं अपने वीडियो अपलोड नहीं कर सका, इसके लिए मैं एक बार पुनः आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूं। फिर भी आज से मैं भारतीय इतिहास का जो हमारा विषय है, इस विषय का जो पूरा विश्लेषण है उसे मैं प्रस्तुत करने का प्रयास करना शुरू कर रहा हूं और आज से निरंतर आप लोगों को मेरे वीडियोस मिलने लगेंगे। अभी तक हमने जो भी क्लासेस दिए वो सभी डेमो के रूप में आप सभी लोगों ने देखा। आप सभी लोगों ने बहुत ही स्नेह दिया, इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश की जो भी परीक्षाएं हैं जिसमें यूपी टीजीटी, पीजीटी और राष्ट्रीय स्तर पर नेट तथा जेआरएफ और साथ ही साथ यूपी पीसीएस के द्वारा आई प्रवक्ता भर्ती के लिए मैं इन क्लासेस को संचालित करना शुरू कर रहा हूं। आप सभी लोग जिस तरह से अपना स्नेह मुझे देते रहे हैं उसी तरह से आप लोगों का स्नेह मिलता रहेगा, तो मैं आप लोगों के लिए निरंतर ये कक्षाएं चलाता रहूँगा और आज से लगभग 8 से 10 कक्षाओं के बाद मैं आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस देना शुरू कर दूंगा। तो इसी क्रम में आज मैं एक भारतीय इतिहास के परिचय का वीडियो और इसके सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी आप लोगों को देने का प्रयास करूँगा। तो चलते हैं आज के सिलेबस पर और हम चर्चा करते हैं कि किस तरीके से हम इसे आप लोगों के बीच रखने का प्रयास करेंगे। देखिए, हमें भारतीय इतिहास का जो सिलेबस है, इस भारतीय इतिहास पर पूरी चर्चा करनी है और एक एक बिंदु कहीं से भी छूटने न पाए, हमें इसकी तैयारी करनी है। तो अभी इस समय कोरोना संक्रमण चल रहा है। इस कोरोना काल में आप सभी लोग स्वयं बचें, अपने परिवार वालों को बचाएं और संक्रमण से बचने का प्रयास करें। तो इस कोरोना काल को देखते हुए अभी वैकेंसियों पर जो भी परीक्षाओं की तिथियां हैं वो कोई घोषित नहीं हुई हैं और हो सकता है कि ये कुछ और आगे बढ़ें। अतः इस बीच में हम सभी लोग ऑफलाइन क्लास कोई ले नहीं सकते, इस नाते ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से हम सभी लोग अपनी कक्षाओं को आप लोगों तक भेजने का प्रयास करेंगे और आप सभी लोग इसे निरंतर देखते रहें और ध्यान से अध्ययन करते रहें। तो ये आपकी परीक्षा के लिए एक बहुत ही अच्छा हथियार साबित होगा। तो चलते हैं, हम आज अपने सिलेबस के रूप में थोड़ी सी चर्चा करते हैं और भारतीय इतिहास के बारे में थोड़ा सा एक विश्लेषण आप लोगों के सामने यहां पर लिखा गया है और इस भारतीय इतिहास से हम सभी लोग अपनी कक्षा का आरंभ करेंगे। क्योंकि भारतीय इतिहास जो हमें पढ़ना है, इसमें एक महत्वपूर्ण विषय वस्तु है। किसी भी चीज को जानने के लिए, किसी भी व्यवस्था को जानने के लिए उसके स्रोतों को हमें जानने की आवश्यकता होती है। तो हम सबसे पहले प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों पर चर्चा करेंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों पर हम लोग चर्चा करेंगे और इसके बाद प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के बाद जिन स्रोतों में पुरातात्विक साक्ष्य और साहित्यिक साक्ष्य आते हैं, पुरातात्विक साक्ष्यों में मुद्रा, मृदभांड, सिक्के, भवन, पुरातात्विक अवशेष, ये सारी चीजें आती हैं। और साहित्यिक में तो हम सभी लोग भारतीय इतिहास जानने के प्राचीनतम स्रोतों पर जब चर्चा करते हैं तो उसमें सबसे पहले वेद आते हैं। वेदों से संबंधित सभी उपवेद, उन उपवेदों के बाद जो वेदांग हैं, उपनिषद हैं, सूत्र साहित्य हैं, साथ ही साथ इसके बाद पुराण हैं, हमारे प्राचीनतम और जो ग्रंथ हैं, महाभारत है, रामायण है और तमाम ऐसे ग्रंथ हैं जो कुछ लौकिक हैं और कुछ साहित्यिक हैं। तो लौकिक ग्रंथों में अनेक का नाम आ जाता है, जैसे पाणिनि की अष्टाध्यायी, पतंजलि का महाभाष्य, तमाम ऐसे ग्रंथ हैं जिसमें हम चाणक्य का अर्थशास्त्र, इन सभी को देखते हैं और ये धीरे धीरे
जिस क्रम में सभ्यता का विकास होता चला जाता है हम सभी लोग उसे पढ़ते चले जाते हैं। ये हमारे इतिहास के एक स्रोत हैं। पाषाण काल के बारे में हमें पत्थरों का जो काल था, जिस काल में मानव बिल्कुल पशुवत जीवन व्यतीत करता था, वो पाषाण काल किस तरह से व्यक्ति धीरे धीरे क्रमिक विकास करता हुआ होमोसेपियंस बिल्कुल बुद्धिमान मानव की श्रेणी में आया, हम उसकी चर्चा इस पाषाण काल के अंतर्गत करेंगे। पाषाण काल के बाद हम तुरंत ही आएंगे सैंधव सभ्यता पर। भारत की एक ऐसी सभ्यता जो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैली, उत्तर में जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के तट पर स्थित मांडा और दक्षिण में दायमाबाद, पूर्व में आलमगीरपुर जो मेरठ में स्थित है और पश्चिम में सुतकांगडोर, एक 12,99,600 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ एक क्षेत्रफल, जिस पर विश्व की एक महानतम सभ्यता निवास कर रही थी। महानतम सभ्यता अपने को और विस्तृत बना रही थी। हम इसका अध्ययन करेंगे सैंधव सभ्यता में, और सैंधव सभ्यता के बाद हम तुरंत आएंगे वैदिक काल पर, और वैदिक काल में हम देखेंगे वेदों का अध्ययन करेंगे, वेदों से संबंधित तथ्यों को जानेंगे, और भारत में वैदिक काल, वेदों का उद्भव, इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ फिर उत्तर वैदिक काल पर आएंगे, और उत्तर वैदिक काल के बारे में भी हम यहाँ की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सभी दशाओं का वर्णन करेंगे, और इसमें संबंधित जितने भी तथ्य हैं उसे आप लोगों के समक्ष रखने का प्रयास करेंगे, जिससे हमें हमारी परीक्षाओं में कहीं से भी कोई त्रुटि न महसूस हो और हम अपने परीक्षा पुस्तिका को, अपने प्रश्नों को एक सरलतम रूप में सॉल्व कर सकें, उसे हम लोग उसका उत्तर दे सकें। इसके बाद हम आएंगे उत्तर वैदिक काल के बाद धार्मिक आंदोलन, और इस धार्मिक आंदोलन में जैन और बौद्ध धर्मों के सिद्धांतों को पढ़ेंगे, इससे संबंधित सभी लोगों के विषय में जानकारी करेंगे, बौद्ध तथा जैन, और साथ ही साथ महात्मा बुद्ध के समय में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का जो समय था, यहाँ पर नवीन राजवंश और छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्यों की स्थापना हुई, जिसे महाजनपद का नाम दिया गया। तो उसे हम 16 महाजनपदों का भी अध्ययन करेंगे। इसी बौद्ध धर्म के पैरेलल हम 16 महाजनपदों का भी अध्ययन करेंगे, और इन 16 महाजनपदों के जो राजा हैं, जो राजवंश हैं, उनके बारे में जानकारी करेंगे। और आप सभी लोग ये जान लें कि जैन ग्रंथ भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, इन दोनों में इन 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है। इसके बाद हम सभी लोग मौर्य काल के बारे में चर्चा करेंगे, और मौर्य काल के पहले ही महात्मा बुद्ध के समय ही एक टॉपिक यहां पर मेरा छूट गया है, मैं उसे नोट कर दे रहा हूं, मगध का उत्कर्ष। मगध का उत्कर्ष, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, यहां पर हम लोग देखेंगे ये मगध जो साम्राज्य है, महात्मा बुद्ध के जीवन काल के समय ही इस मगध राज्य का उत्कर्ष हुआ। और यहां पर पुराणों में वर्णित है कि प्रथम राजवंश जो था वह जरासंध से संबंधित था। यह पुराणों की व्याख्या है, जबकि बौद्ध ग्रंथों की व्याख्या है कि मगध का प्रथम राजा जो था वह बिंबिसार था। बिंबिसार जिसने हर्यक वंश की स्थापना की, और बिंबिसार ने अपना क्षेत्रीय विस्तार करने के लिए अपने आसपास के राज्यों से, अपने आसपास के राजवंशों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु के बारे में चर्चा करेंगे। अजातशत्रु जिसने लिच्छवियों को जीतने के लिए एक प्लानिंग की थी और उसे जीता, अपने साम्राज्य को बहुत ही ऊंचाइयों पर ले गया। और अजातशत्रु जैसा नाम ही है, अजातशत्रु इसका अर्थ होता है जिसका कोई शत्रु ना हो, अर्थात उसके बल और पराक्रम के सामने कोई टिक नहीं पाता था। और अजातशत्रु ने लिच्छवियों को जीतने के लिए 2 बड़े यंत्रों का आविष्कार किया था, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, जिसमें एक था महाशिला कंटक और दूसरा था रथ और मूसल, उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर पाटलिपुत्र की स्थापना करने वाला उदयन आता है, इनका पुत्र उदयन। उदयन के बाद फिर छोटे छोटे शासक आते हैं जो साम्राज्य को विस्तार नहीं दे सके और साम्राज्य धीरे धीरे पतन की तरफ उन्मुख हो गया। इनमें इनसे जो संबंधित राजवंश हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और इस वंश को मगध
का जो साम्राज्य था, हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है, इस पर भी चर्चा करेंगे। इसके बाद मौर्य साम्राज्य आता है। मौर्य साम्राज्य, इस मौर्य साम्राज्य को लाने का श्रेय आचार्य चाणक्य को है, जिन्हें कौटिल्य के नाम से जाना जाता है, उन्हें विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। इसी मगध राजवंश में छोटे छोटे राजवंशों का उत्कर्ष हुआ और इसी में एक वंश आया था नंद वंश। नंद वंश का अंतिम शासक जो था घनानंद, वह बड़ा ही दुराचारी और बहुत ही घमंडी किस्म का व्यक्ति था। एक कथानक है कि एक बार उसने राज्यसभा में आचार्य चाणक्य, जो तक्षशिला विश्वविद्यालय के एक महान शिक्षक हुआ करते थे, उनका अपमान किया था और उस अपमान का बदला लेने के लिए आचार्य चाणक्य ने कहा था कि मैं तुम्हारा समूल नाश कर दूंगा। तो उस समूल नाश करने की परंपरा में एक बार वो यात्रा कर रहे थे, तो उस यात्रा के दौरान विंध्य पर्वत के जंगलों में जाते समय उन्होंने एक बालक को देखा जो राजकीलम खेल खेल रहा था। उसके बालक को उन्होंने अपने पास रखा, उसके संरक्षक से उसे 1000 पण में खरीदा, ले गए और चंद्रगुप्त जिस बालक का नाम था उसे ले गए अपने साथ। 8 सालों तक तक्षशिला में शिक्षा दीक्षा कराया और उसी समय 326 ईसा पूर्व के आसपास, उसके पहले ही सिकंदर अपनी सेना के साथ पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर आक्रमण करने के लिए आ चुका था। और उसी बीच सिकंदर की सेना में इसे युद्ध कौशल के लिए भर्ती कराते हैं चाणक्य। चंद्रगुप्त सीखता है, सैन्य कुशलता सीखता है, सीखने के बाद फिर वह वापस आता है। तो मौर्य वंश देखते हैं। मौर्य वंश में हम मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य कुल से संबंधित थे, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार, बिंदुसार के बाद अशोक, अशोक के बाद कुणाल, तमाम जो शासक आते हैं उन्हें देखते हैं। फिर इसी में मौर्योत्तर काल में हम शुंग वंश को देखते हैं। मौर्य सम्राट, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग नामक एक ब्राह्मण अमात्य, जिसने अपने ही शासक बृहद्रथ की हत्या की और हत्या के बाद अपने एक नए राजवंश की स्थापना की, जिसका नाम शुंग वंश पड़ा। शुंग वंश के बाद कण्व वंश, फिर इसके बाद तमाम और छोटे छोटे राजवंश हैं, जिसमें सातवाहन वंश आते हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा राजपूतों पर चर्चा करेंगे। राजपूत वंश, जो भारतीय राजपूतों के सिद्धांतों पर हम चर्चा करेंगे। आबू के निकट जो वशिष्ठ मुनि के द्वारा जो यज्ञ किया गया था, उस यज्ञ से निकले 4 वंशों के, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। और फिर पल्लव वंश, जो दक्षिण भारत का एक महान, कांची के पल्लवों के बारे में हम जानकारी लेंगे। और कांची के पल्लव वंश के बाद चालुक्य राजवंश और चोल साम्राज्य की हम चर्चा करेंगे। ये हम प्राचीन भारतीय इतिहास के तथ्यों में इसके एक एक बिंदु की हम लोग चर्चा करेंगे। और इस चर्चा के बीच हम एक टॉपिक यहाँ पर थोड़ा सा छूट गया है, और वह टॉपिक क्या था, संगम काल का भी हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें तमिल साहित्यों की एक लंबी व्याख्या जो प्रस्तुत की गई है, उसके बारे में भी हम लोग संगम काल की चर्चा करेंगे। तो इस तरह से हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के एक एक तथ्य का अध्ययन करेंगे और एक एक विषय वस्तु को क्रमवार हम सभी लोग पढ़ेंगे, जिससे हम सभी लोगों को आने वाली परीक्षाओं में कोई असुविधा ना हो। फिर इसके बाद हम आएंगे मध्यकालीन भारत में, और इस मध्यकालीन भारत में पूर्व मध्यकालीन जो राजपूत राजवंश थे उनके बारे में चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ उसी समय 6वीं शताब्दी ईस्वी में, 600 ईस्वी के आसपास में जो इस्लाम का उदय होता है, अरब में इस्लाम धर्म का उदय होता है, मोहम्मद साहब का जन्म और इस्लाम का उदय, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और इस्लाम के उदय के बाद भारतीय क्षेत्रों पर अरबों के आक्रमण की हम चर्चा करेंगे। अरबों के आक्रमण की, जहां से मोहम्मद बिन कासिम ने जो शुरुआती आक्रमण राजा दहिर के ऊपर 712 ईस्वी में किया था, उसकी चर्चा करेंगे। फिर महमूद गजनबी के द्वारा किए गए जो 17 आक्रमण बताए गए हैं, उन आक्रमणों की क्रमवार चर्चा करेंगे और भारतीय राजवंशों के एक एक तथ्यों को जानने का प्रयास करेंगे। महमूद गजनबी के साथ ही जो साहित्यकार आए, उन साहित्यकारों की कृतियों पर भी चर्चा करेंगे। साथ साथ मोहम्मद गोरी, उनका एक दास हुआ करता था, वह भी उनका एक सेनापति भी था, जिसने महमूद गजनबी के साम्राज्य का पूर्वी हिस्सा जो भारत था, जिस पर उसने विजय किया था, दिल्ली सल्तनत के रूप में मोहम्मद गोरी ने स्थापित करवाया। और मोहम्मद गोरी के
इसका एक दास था कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को सल्तनत काल के शुरुआती दौर में सबसे पहले शासक अपना एक प्रतिनिधि नियुक्त किया। कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम वंश की स्थापना हुई। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। लोदियों के बाद ये जो वंश है, ये जो पूरी परंपरा है, सन 1206 से लेकर 1526 तक इसे सल्तनत काल के नाम से जाना जाता है। 1206 से 1526 ईस्वी तक इसे हम सल्तनत काल के नाम से जानते हैं। और 1526 से लेकर 1707 तक, औरंगजेब की मृत्यु तक जो है, ये मूल रूप से मुगल काल आता है। इसके बाद परवर्ती मुगल शासक आ जाते हैं, उत्तरकालीन मुगल सम्राट, जो आधुनिक भारत का हिस्सा बन जाता है। और इसमें हम सभी लोग सल्तनत काल में जितने भी शासक हुए, चाहे वो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, बलबन, इसके बाद बलबन के जो उत्तराधिकारी थे, बलबन के उत्तराधिकारियों के बाद खिलजियों की शुरुआत हो जाती है। और खिलजियों में जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन के बाद उसके जो उत्तराधिकारी थे, और उनमें एक ऐसा भी शासक हुआ जिसने अलाउद्दीन जैसे साम्राज्यवादी शासक के ऊपर एक कलंक लगा दिया। कलंक ऐसा लगाया कि वह एक शासक जो दरबार में खुलेआम नग्न जाया करता था, नग्न स्त्रियों के साथ जाया करता था, ऐसे उस शासक के बारे में पढ़ेंगे। फिर तुगलक वंश, तुगलक वंश के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें MBT के बारे में पढ़ेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, अन्य उत्तराधिकारियों के बारे में। और फिर सैयद वंश, तैमूर के आक्रमण के समय खिज्र खां जो तैमूर की सहायता करता है, और तैमूर जब वापस जाता है तो खिज्र खां को अपना साम्राज्य स्थापित करके जाता है। और यही एक कारण भविष्य में बाबर के आक्रमण करने का भी एक कारण बनता है, क्योंकि तैमूर ने दिल्ली को जीता था और उसे खिज्र खां को संचालित करने के लिए दिया था। इसी को आधार बनाकर बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था। तो सैयद वंश, और सैयद वंश के बाद लोदियों का, अफगानों का शासन आता है। बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और फिर इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी को 21 अप्रैल सन 1526 को पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने हराया था, और उसी युद्ध में, युद्धभूमि में ही इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो गई थी। और यहाँ से शुरू हो जाता है मुगल काल। और मुगल काल में पहले बाबर, बाबर के बाद हुमायूं। बस बाबर कुछ ही दिनों तक जीवित रहा। 1526 में युद्ध, पानीपत का युद्ध जीतता है। 27 में खानवा, 28 में चंदेरी और 29 में घाघरा। फिर 1530 में उसकी मृत्यु हो जाती है। साम्राज्य आता है हुमायूं के हाथ में, लेकिन हुमायूं उसे बहुत अच्छी तरह से संभाल नहीं पाता। कुछ दिनों तक उसे शेर शाह सूरी से लोहा लेना पड़ता है, और बीच में वो हार जाता है, निर्वासित जीवन व्यतीत करता है। फिर वापस आता है, और 1556 में जब वो शासन कर रहा था, तो उसी समय 1556 में उसकी मृत्यु होती है। और उसकी मृत्यु के बाद अकबर को शासक बनाया जाता है। अकबर के बाद हम देखते हैं कि अकबर ने एक लंबा शासन किया, 1556 से 1605 ईस्वी तक उसने शासन किया। और इस काल में उसने कभी क्रूर अकबर तो कभी सहिष्णु अकबर का भी, अब जो एक तरह से अभिनय मान लिया जाए, उसने किया अपने रंगमंच पर। उसने देखा। इसके बाद उसका पुत्र आता है सलीम, जिसे हम जहांगीर के नाम से जानते हैं। जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब। और औरंगजेब तक आते आते ये जो मध्यकालीन भारत है, ये यहाँ पर समाप्त हो जाता है। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में होती है। अब इसके बाद जो उत्तरकालीन मुगल सम्राट हैं, हमने पहले इस सिलेबस के रूप में प्राचीन भारतीय इतिहास देखा, मध्यकालीन भारतीय इतिहास देखा। इसके बाद हम आधुनिक काल में प्रवेश कर जाते हैं। 1707 के बाद उत्तरवर्ती मुगल कालीन जो सम्राट हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ व्यापारिक कंपनियों का जो आगमन भारत में हो जाता है, पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, डेनिश जो आते हैं क्रमवार, ये सभी लोग जब भारत में आते हैं, इनमें अन्य लोग तो भारत में अपनी सत्ता स्थापित नहीं कर पाते, लेकिन अंग्रेज अपनी सत्ता स्थापित करने में सफल रहते हैं। इसी बीच
सन 1707 में ये जो नए राज्यों का उदय हुआ इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सन 1717 में मुर्शिद कुली खान ने सबसे पहले इधर बंगाल को अलग कर लिया, स्वतंत्र रूप से शासन करने लगा। और फिर 1724 में किनकिलिच खां जिसने हैदराबाद को अलग कर लिया, इधर अवध को अलग कर दिया। तो छोटे छोटे नए राजवंशों का उदय हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। और उस समय की सबसे बड़ी जो शक्ति थी मराठा शक्ति, मराठों का उदय, इसके बारे में भी पढ़ेंगे, जिसमें हम पेशवाओं के बारे में पूरा पढ़ेंगे, शिवाजी महाराज के बारे में पूरा पढ़ेंगे। और मैसूर में दक्षिण भारत में हैदर अली, टीपू सुल्तान और फ्रांसीसियों के संबंधों की चर्चा करेंगे। आंग्ल मैसूर युद्ध को देखेंगे, चारों आंग्ल मैसूर युद्ध देखेंगे। फिर भारत में हम धीरे धीरे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की चर्चा करेंगे। और इस सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में जितने भी सुधारक हुए, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद और जितने भी सामाजिक धार्मिक सुधारक हुए हम उनकी चर्चा करेंगे, जिसमें ब्रह्म समाज, आर्य समाज और ये थियोसॉफिकल सोसाइटी, महादेव गोविंद रानाडे और अन्य सभी समाज सुधारकों के बारे में एक अध्ययन प्रस्तुत किया जाएगा, जिससे हम आधुनिक भारत के प्रश्नों को बिल्कुल अच्छे ढंग से हम सभी लोग सॉल्व कर सकें। इसके बाद कांग्रेस की स्थापना के पूर्व के जो संस्थाएं थीं उन संस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। उन संस्थाओं के साथ साथ हम कांग्रेस का उदय, कांग्रेस की जो स्थापना हुई सन 1885 में, दिसंबर 1885 में बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसका जो पहला अधिवेशन हुआ उसके बारे में, A.O. ह्यूम जी के बारे में, और तमाम जो है तमाम तथ्यों की जानकारी हम सभी लोग लेंगे। स्वतंत्रता आंदोलन को पूरा पढ़ेंगे, 1857 को भी हम लोग इसी बीच में पढ़ेंगे। और इस तरह पढ़ते पढ़ते हम सभी लोग भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करेंगे और भारतीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के साथ साथ सभी तथ्य आप लोगों के लिए तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से आज मैंने ये जो इंट्रोडक्शन आप लोगों को दिया, जो ये जानकारी दी, इसी के साथ हम आज अपने क्लास का समापन करते हैं। और 4 से 6 दिनों में आप सभी लोगों को ऑनलाइन क्लासेस मिलने लगेंगी। आप सभी लोगों को ये क्लासेस कैसे लगी अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ताकि हमें आपके द्वारा दिए गए सुझावों से कुछ न कुछ जानकारी प्राप्त हो और हम निरंतर सुधार करने का प्रयास करें। तो आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, अध्ययन में रत रहिए और इस कोविड संक्रमण से अपने आप को बचा कर रखिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।